फ्रेंड्स, जब हमारी यह बुक आई थी तो हमने एक आप लोगों से वादा किया था कि जिन लोगों को यह बुक मंगवानी है और यदि वह मंगवा लेते हैं, उसके बाद यदि कोई भी ऐसा टॉपिक जो इसके अंदर से आपको नहीं समझ में आता है, उसके ऊपर आप बोलिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। इसी तरीके से एक भाई का हमें कमेंट आया है कि सर इस रिवर्सिंग वाल्व के ऊपर वीडियो बनाइए। रिवर्सिंग वाल्व क्या होता है, कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे काम करता है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं। वैसे हमने इसमें सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को उस टॉपिक के बारे में समझाने वाले हैं। पृष्ठ नंबर, जिन्होंने ये किताब खरीद लिया है वह जरूर इस किताब के पृष्ठ नंबर 87, 88 और 89, इन 3 पृष्ठ के ऊपर जो है कि हमारा रिवर्सिंग वाल्व है और रिवर्सिंग वाल्व का पूरा टॉपिक जो है इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी यह हमारी किताब खरीद लिया है उन सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। और यदि आप में से कोई ऐसा है जिनको यह किताब खरीदना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे कॉल नहीं लगेगा और ना ही आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। केवल बुक इंक्वायरी लिख दीजिएगा या फिर बुक का प्राइस लिखिएगा या बुक मंगवाना है, ऐसा कुछ 2-3 वर्ड का जो है मैसेज मुझे इस नंबर पर लिख देंगे। यह बुक जो है आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। जो भी होगा उसका डिटेल आपको दिया जाएगा। डिटेल को पढ़िए, समझिए और उसके बाद इच्छा करें तो यह किताब अपने पास मंगवाइए, अन्यथा कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, रिवर्सिंग वाल्व के बारे में सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने इस किताब को खोल लेते हैं और चलते हैं सीधे ही 87 नंबर पेज पर। यहाँ पर अभी 10 है, 12 आ गया, 18 पेज, फिर 28, 50 नंबर। यहाँ पर सीधे हम लोग चलेंगे 87 नंबर पेज पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पेज नंबर 87 और ये है 88 और उधर के तरफ है 89। तो यहाँ पर एक ये चित्र बना हुआ है जिसे हम 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है और क्या काम करता है, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हमारे विंडो एयर कंडीशनर के अंदर लगता है, चाहे अपने स्प्लिट एसी में जो लगता है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका सीधा सा फंडा ये है कि कंप्रेसर से जो गैस निकलेगी वो सीधे आउटडोर के कॉइल में जाएगी, जिसके अंदर कंडेंसर कॉइल होता है। वहां से निकलती है तो उस गैस के प्रेशर को कम किया जाता है और कम करने के लिए वहां पर एक्सपेंशन डिवाइस लगाया गया होता है, एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, जिसके अंदर कैपिलरी हो सकती है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है। तो स्प्लिट एसी में तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लग सकता है या फिर अपना कैपिलरी लग सकता है। विंडो एसी में ज़्यादातर आप देखेंगे तो कैपिलरी ही लगी होती है। तो वहां से प्रेशर को डाउन करके हमारे एवापोरेटर यानी इंडोर यूनिट के तरफ गैस को भेज दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जिधर गैस का प्रेशर लो रहता है वो भाग ठंडा हो जाता है और जिधर हाई रहता है उधर जो है कि गर्म हो जाता है। ऐसा कुछ व्यवस्था लगा दिया जाए जिससे कि इंडोर यूनिट के तरफ हाई प्रेशर चला जाए और आउटडोर यूनिट के तरफ लो प्रेशर चला जाए, जिससे कि हाई प्रेशर के कारण अपना इंडोर यूनिट गर्म हो जाए और आउटडोर यूनिट ठंडा होने लगे। तो ऐसा कोई व्यवस्था है तो उसको हम कहते हैं 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। इसमें 4 लाइनें दिख रही होंगी आपको, 3 नीचे के तरफ और एक जो है ऊपर के तरफ लाइन दिख रही है। ये वास्तविक चित्र है, यानी कि कुछ इसी तरीके का आपको मार्केट में आप खरीदेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पर एक सोलेनाइड वाल्व लगा हुआ है और इस वाल्व का काम होता है इधर के तरफ गैस का जो भी बहाव है इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर जो भी चेंजिंग होता है इस वाल्व के कारण ही होता है। इस चीज को और बेहतर हम अगले वाले चित्र के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पर हम यह दिखाना चाह रहे थे कि वास्तव में ये कैसा दिखता है और इसमें और क्या क्या पार्ट है। तो ये 3 भाग, आप 3 पाइप यहाँ देख सकते हैं, एक ऊपर के तरफ पाइप है, यहाँ पर एक वाल्व है और उसके अलावा ये मेन इसका बॉडी है जिसके अंदर वाल्व जो है इधर उधर जो है कि खिसकता है, जिससे कि गैस जो है बदल करके इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट की तरफ बदलती रहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें
4 कैपिलरी लगी हुई है। इस कैपिलरी के बारे में आपको समझना जरूरी है कि ये कैपिलरी क्यों लगी हुई है, यानी कि ये जो पतला सा पाइप आप देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो इस वाल्व से, यानी कि ये जो एसवी है, सोलेनाइड वाल्व है, यहाँ से 3 पाइप जो है नीचे के तरफ आई है। एक तो ऐसे सीधे बीच वाले लाइन में आ गया है, एक जो पाइप है ये चला गया इस साइड, और एक पाइप आ गया आपका इस साइड, और उसके अलावा एक पाइप यानी कि जो कैपिलरी है वो वाली एक ऊपर वाले से कनेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से ये 4 कैपिलरी है, बाकी और भाग हो गए। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको इस वाले पेज पर यह दिखाया गया है कि जो कैपिलरी है वो कैसे कैसे जुड़ी है। तो देखिए ये एक कैपिलरी आपके एक साइड में, और ये जो कैपिलरी होता है इसके दूसरे साइड में, और यहाँ से जो आ रहा है वह जो कैपिलरी है वो इधर आ गया है, और यहीं से एक निकाल करके इस बीच वाले में चला गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इस चीज को हम इधर के तरफ ये वाले चित्र पर पूरी तरह से समझ लेंगे, और इसमें सब कुछ आपको बता दिया गया है कि कौन सा पाइप कहाँ पर जोड़ा जाएगा और कैसे जोड़ा जाएगा। चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, चाहे विंडो एसी हो, ये कैसे जोड़ता है उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है कंप्रेसर, और उसके बाद इधर आउटडोर यूनिट है, ये इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट अपने विंडो एसी में भी हो सकता है और स्प्लिट एसी में भी हो सकता है। स्प्लिट एसी में क्या होता है कि इंडोर और आउटडोर दोनों अलग अलग होते हैं, और विंडो एसी में क्या होता है, इंडोर आउटडोर दोनों एक ही कैबिनेट में रहते हैं, बीच में एक दीवार बना दी जाती है जिससे आउटडोर यूनिट अलग तरह से दिखता है और इंडोर यूनिट अलग तरह का दिखता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे पार्ट्स एसी के हो गए, यानी कि अपना ये कंप्रेसर हो गया, ये आउटडोर हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस हो गया, और यहाँ पर ये इंडोर यूनिट हो गया। मेन हम लोगों को इस वाल्व के बारे में सीखना है। इस वाल्व में आप देखेंगे तो नीचे के तरफ 3 पाइपें दिख रही हैं, और ऊपर के तरफ जो है एक पाइप दिख रहा है। नीचे के तरफ जो 3 पाइपें दिख रही हैं उनमें से बीच वाली जो पाइप होगी वह कंप्रेसर के सक्शन वाली लाइन से जाके जुड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर का सक्शन वाली लाइन है। तो ये वाली जो पाइप है वो सीधे सक्शन वाले लाइन में जुड़ेगी, यानी कि नीचे के तरफ जो 3 पाइपें बनी हुई हैं उनमें से बीच वाली कंप्रेसर के सक्शन में, और ऊपर के तरफ केवल एक पाइप बना हुआ है, और उस पाइप को डायरेक्ट जो है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्चार्ज में ये जुड़ा हुआ है, डिस्चार्ज लाइन, यहाँ पर ये है सक्शन लाइन। अब अपना जो कंप्रेसर होता है किसी भी स्थिति में जो है कि अपने कार्य को नहीं बदल सकता, यानी सक्शन से वो खींच रहा है तो हमेशा ऑल टाइम ये जो है सक्शन से खींचेगा ही, और ये डिस्चार्ज से निकाल रहा है तो हमेशा डिस्चार्ज से बाहर ही निकालेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बीच वाले से कभी भी गैस आएगी तो वो इधर के तरफ ही आएगी, और ऊपर वाले से लाइन से जो गैस आएगी वो इधर के तरफ आएगी। अब यहाँ पर समझना यह है कि जब हमारा ये कंप्रेसर चालू होता है तो हाई प्रेशर की जो डिस्चार्ज गैस होती है, यानी कि इधर से जो हाई प्रेशर की गैस होती है वेपर रेफ्रिजरेंट, और जो हाई प्रेशर में रहेगी और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी गर्म रेफ्रिजरेंट जो है इस बीच वाले में आ जाता है। इस बीच वाले से आएगा तो इस मेन बॉडी में आ रहा है। अब इस मेन बॉडी से इस गैस को किधर के तरफ भेजा गया है उस चीज को आपको समझना है। अब देखिए यहाँ से ये जो गैस आ रही है उसको इस वाले लाइन में आने के लिए इधर से रास्ता बना हुआ है। ये जो नीला कलर आपको दिख रहा होगा, ये डार्क जो है कि ब्लू टाइप का है, ये कलर जो दिख रहा है यह वाल्व होता है, और यही वाल्व जो है कि इन दोनों पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है। अभी फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, और यदि ये चीज जो होता है ये इधर से इधर भी जा सकता है। इधर जब आएगा तो ये दोनों पाइपें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिलहाल ये जो है इन दोनों पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखा हुआ है, और जैसे ही ये इधर के तरफ आता है तो ये दोनों पाइपें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, ये अकेला हो जाता है।
फिलहाल अभी जो इस चित्र में दिखाया गया है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये अकेला है। तो जो अकेला वाला पाइप होगा, डिस्चार्ज वाली लाइन से जो गैस आ रही है वो इससे होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे इंडोर यूनिट में हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट पहुंच रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट में हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट यानी जो डिस्चार्ज हुआ जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से होते हुए इंडोर यूनिट के अंदर आ गया। अब जब इंडोर यूनिट में हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट आएगा तो इंडोर यूनिट हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अभी गर्म होगा, जैसे कंडेंसर गर्म होता है ठीक उसी तरीके से गर्म होता है। तो जब ये गर्म होता है तो ब्लोअर मोटर जो होता है अपने ब्लोअर के माध्यम से कमरे की हवा को इसके अंदर से खींच करके वापस अपने रूम में भेज देता है, जिससे कमरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट होता है अब उसको भेजा जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व में जब भेजा जाता है तो उस गैस का जो प्रेशर होता है यह वाल्व कम कर देता है। इस वाल्व को इसीलिए लगाया गया होता है कि प्रेशर को कम कर दे। एक्सपेंशन वाल्व यानी कि अपनी कैपिलरी हो सकती है इसके जगह पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी रहे, काम एक ही करना है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदल करके उस गैस को आउटडोर यूनिट में भेज देना है। जब आउटडोर यूनिट में लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो लो प्रेशर के कारण यह आउटडोर यूनिट जो होता है ठंडा हो जाता है और फिर वापस जो है कि वह गैस इधर से आती हुए और आ करके अपना कंप्रेसर में चली जाती है। फ्रेंड्स, हम इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं समझा रहे हैं कि आपको यह बताए कि किस जगह पर वेपर कन्वर्ट हो रहा है और किस जगह लिक्विड बन रहा है, यानी वाष्प कहाँ बनता है, कहाँ लिक्विड बनता है, वो सब टॉपिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का है। लेकिन हम यहाँ रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, हॉट एंड कूल साइकिल बता रहे हैं। अभी फिलहाल ये हॉट साइकिल चल रहा है। हॉट साइकिल यानी कि अपना इंडोर यूनिट गर्म हो रहा है तो कमरा क्या होगा, गर्म होगा। अब ये चीज जो है कैसे हुआ, अब इसमें आप देखेंगे 4 जो है अपना कैपिलरी है, थोड़ा सा यहाँ पर मोटा मोटा दे दिया है, 3 ये है और 1 कैपिलरी अपना ये है। होता क्या है कि जैसे ही हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट इस वाले पाइप में आएगा, इसी में एक कैपिलरी जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर होल है तो ऐसा तो है नहीं कि रेफ्रिजरेंट सीधे ही चला जाएगा, इसमें होल करके एक कैपिलरी लगाई गई है। तो यहाँ से गैस जो है कि लीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ही कह सकते हैं कि कुछ रेफ्रिजरेंट जो है अपना इस वाले पाइप में चला जाता है। यानी इस कैपिलरी के माध्यम से यह जो गैस है अपने सोलेनाइड वाल्व के अंदर आ जाता है। सोलेनाइड वाल्व के ऊपर एक कॉइल लगा रहता है। इस कॉइल की जो वोल्टेज क्षमता होती है, यानी इसको सप्लाई दे करके हम चालू करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं इस कॉइल को, तो इस कॉइल को जो वोल्टेज दिया जाता है, कुछ जो कॉइल होते हैं जो कि 220 वोल्ट पर चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉइल होते हैं जो कि 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पर चलते हैं। यदि 220 वोल्ट वाला ये है तो आप डायरेक्ट अपना कहीं से भी 220 वोल्ट सप्लाई दे करके इसको चालू करके जब आप इसको पूरी तरह से कनेक्ट कर लेंगे सिस्टम में तो इसको देख सकते हैं। और नहीं तो यदि यह 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का है तब तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बनाना पड़ेगा, या फिर यदि एसी के अंदर यह पहले से लगा हुआ है तो उसके कनेक्शन के लिए व्यवस्थाएं पीसीबी के अंदर ही दी गई होती है। तो उसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से 2 तार आएगा और हो सकता है कि 220 वाला वोल्ट वाला हो ये कॉइल, तो उसमें आप 220 वोल्ट दे करके सप्लाई को चालू करके इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही इसमें हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कॉइल के अंदर एक मैग्नेट बनता है। अब मैग्नेट जब बनेगा तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पर आप देखेंगे इस नीले वाले को जो डार्क में है, ब्लैक टाइप का आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो ये जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है यह खींच करके इधर के तरफ आता है। जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं वैसे ही जब यह खींच करके इधर आएगा तो ये 2 कैपिलरी आप देख रहे हैं ना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर देता है। यानी कि ये कैपिलरी इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और बाकी ये अलग हो जाती है। तो जब यह अलग होगा तो जो गैस यहाँ से आई थी वह गैस जो है कि इस कैपिलरी से होते हुए यह आ जाती है यहाँ पर।
यहाँ पर जब आएगी तो एक वाल्व ये होता है और यह गैस जो है कि बहुत प्रेशर में रहती है, इस वाल्व को ढकेलती है इधर के तरफ, यानी इस साइड में ढकेल देती है। जब इसको इधर के तरफ ढकेला जाता है तो इसी के साथ ये जो क्लैंप है, यानी कि वह भाग जिससे ये दोनों पाइप एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, उनको जो है ढकेल करके इधर कर देता है, इधर के तरफ ये ढकेल देता है। बाकी ये दोनों पाइपों का क्या काम है, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये दोनों पाइप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो आपको पता है कि एक पाइप जो है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है और दूसरी वाली जो ये पाइप है, यानी कैपिलरी जो अपना देखते हैं हम लोग इस रिवर्सिंग वाल्व में, वो कैपिलरी है ये। तो वो कैपिलरी जो है दूसरे वाले सक्शन वाली लाइन में जुड़ी हुई है। तो होता क्या है कि सक्शन वाली लाइन के बारे में आपको पता है, यानी बीच वाली लाइन क्या करेगी, हमेशा गैस को अपने अंदर के तरफ खींचने का काम करती है। तो इधर से गैस को खींचा जाएगा और जब इसको खींचा जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से गैस खिंचाव हो रही है और ऐसे जो है कि इधर के तरफ जा रहा है। फिलहाल इसके अंदर कोई गैस तो है नहीं, लेकिन इसको जो है वैक्यूम क्रिएट कर देता है, यानी कि इसको इधर खींचता है और ये इधर ढकेलता है, जिससे कि ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं यू आकार का जो दिख रहा है, वो इधर के तरफ चला आएगा। जैसे इधर आता है इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेता है, जिससे कि ये आउटडोर यूनिट से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा था इस बीच वाले लाइन से होते हुए सक्शन वाले लाइन में आ जाता है। अब इसका दूसरा साइकिल समझते हैं, यानी कि कूल साइकिल। कूल साइकिल यानी कि जो कमरा ठंडा करेगा, वैसी स्थिति में इंडोर यूनिट ठंडा रहेगा और आउटडोर यूनिट गर्म होगा। ये कैसे होता है, तो जो आपने यहाँ पर सप्लाई दिया है 220 वोल्ट वाला, उसको ऑफ कर दीजिए। जैसे ही ऑफ करेंगे, यहाँ पर ये छोटा सा भाग जो दिख रहा है ये स्प्रिंग है, ये जो है कि इधर के तरफ फैलता है, यानी कि आगे की तरफ आएगा। और ये जो आप ब्लू आकार का जो डार्क लाइन देख रहे हैं, इसको ये आगे की तरफ ढकेलता है। आगे की तरफ ढकेलेगा तो ये जो स्पेस इन दोनों पाइपों को एक दूसरे के लिए ढकने के लिए बना दिया गया है, ये जब आगे आएगा तो ये जो है इस वाले लाइन को बीच वाले लाइन से कनेक्ट कर देगा और ये इसकी जो गैस होती है, यानी कि जो डिस्चार्ज यहाँ से गैस हो रही है, वह गैस अब इस वाले लाइन से होते हुए इधर के तरफ आएगी। यानी कि ये चीज जो है इन दोनों को आपस में मिला देगा, ये दोनों पाइप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इधर से जो गैस आ रही है वो गैस यहाँ से होते हुए इधर के तरफ जो है कि प्रेशर में इसको ढकेलेगी इधर के तरफ। जैसे ये इसको धक्का दे रहा था, अब जो है इधर के तरफ ये धक्का देगा और वही सेम चीज जो है यहाँ से ये दोनों पाइप जब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये वाली बीच वाली लाइन आप देखिए कहाँ पर कनेक्ट है, इस बीच वाले लाइन से कनेक्ट है। तो ये बीच वाली लाइन जो है कि खींच रही है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करेगी इधर के तरफ। ये जब खींचेगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो इधर से जो गैस है वो ऐसे जो है कि करते हुए इधर के तरफ आएगी और यहाँ से इधर के तरफ चली जाएगी। ये गैस नहीं होता है, लेकिन ये वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी कि इधर से खिंचाव करता है। और ये जो इधर से जो डिस्चार्ज से गैस आ रही है वह इस वाले लाइन से होते हुए इसको ढकेलेगा। तो ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं इधर के तरफ आएगा और ये बीच वाले लाइन को इस वाले लाइन से जोड़ देगा, इस वाले लाइन से जोड़ देगा। अब ऐसा होते ही होता क्या है कि ये जो गैस आ रही है इस बीच वाले में, यानी कि जो हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट आ रहा है, अभी फिलहाल ये इन दोनों को आपस में जोड़े हुए है, तो ये जो गैस है कहाँ से होती हुई आएगी, तो इस वाले लाइन से आएगी। यानी हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट इस लाइन से हो करके पहले कहाँ पहुंचेगा, आउटडोर यूनिट में। जब यह गैस आउटडोर यूनिट में पहुंचता है तो आउटडोर यूनिट कंडेंसर की भांति कार्य करता है। यानी वैसे तो उसको कंडेंसर ही बोला जाता है, लेकिन अब जो है हाई प्रेशर उस कॉइल में पहुंचता है तो वहां पर वो कंडेंसर की भांति कार्य करेगा। यानी कि वेपर जो आएगा इधर से, जो वाष्प आएगा, उसको यह लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर में रहेगा, जिससे अब ये गर्म होगा। और हाई प्रेशर जब अब इस वाल्व में आता है तो एक्सपेंशन वाल्व उसको कन्वर्ट करके, यानी कि प्रेशर को लो करके यहाँ पर भेजेगा। लो प्रेशर के कारण अपना इंडोर यूनिट जो होता है वह ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के अब गैस की दिशा ऐसे बढ़ेगी और ये आगे आएगी। फिलहाल अभी हमने बताया कि ये जो कॉइल है, मतलब ये जो क्लैंप है, वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। तो इधर से जो गैस जा रही थी वो गैस यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिससे कंप्रेसर के अंदर वो फिर से वापस गैस आ जाएगी। कंप्रेसर फिर कंप्रेस करके ऐसा करता रहेगा।
हमें गैस का जो फंक्शन है जब भी चेंज करना होगा तब हम क्या करेंगे, इसके सप्लाई को ऑन या ऑफ करेंगे, यानी ये जो कॉइल है इसके कॉइल के सप्लाई को ऑन या ऑफ करेंगे। जैसे ऑन करेंगे हीट मोड पर चला जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट में आएगा तो ये गर्म होने लगेगा और ये ठंडा होने लगेगा। और जैसे ही इसको ऑफ किया जाएगा तो कूल मोड में हो जाएगा, यानी ये वाला जो आउटडोर यूनिट है वो गर्म होगा, इंडोर यूनिट जो है कि ठंडा हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब इंडोर यूनिट ठंडा रहेगा तभी कमरा ठंडा होगा और इंडोर यूनिट यदि गर्म होगा तभी जो है कि कमरा गर्म हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो आपको हमारी यह वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी इस किताब को जिन्होंने नहीं मंगवाया है, यदि मंगवाना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको किताब आपके घर तक भेज दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।